भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के इस सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने बीच में। आजकल मन क्या करता है? मन ये करता है कि मुझे पश्चिम बंगाल में होना चाहिए और गांव गली में घूमते हुए दिखाई देना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी उसमें वक्त है। लेकिन जिनको पहुंचना चाहिए, मंच जो बनना चाहिए, वो मंच सज चुके हैं और पूरी तरफ से तैयारी हो चुकी है। आज पश्चिम बंगाल में 24 लोगों को हुगली में गिरफ्तार किया गया, यानी हिरासत में लिया गया। कारण आप जानना चाहते होंगे, या कारण आप सबको मालूम भी होगा, क्योंकि बहस की आज जो रूपरेखा है वो वहीं से तय हो रही है। इन सब पर जय श्री राम लिखे मास्क बांटने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि बिना इजाजत के जय श्री राम लिखे मास्क बांटने से इलाके की कानून व्यवस्था बिगड़ती है। पहले ये कानून व्यवस्था वाली जो बातचीत है इसको समझ लेते हैं, फिर लौट के तुरंत मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे और जहां आपकी नजर है मैं वहीं चाहूंगा, वहीं पहुंचूंगा। जय श्री राम के नाम पर फिर बवाल। बंगाल में बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता हिरासत में। जय श्री राम लिखे मास्क बांटने का आरोप। बंगाल चुनाव की आहट जैसे जैसे तेज हो रही है, एक बार फिर राम का नाम मुद्दा बनने लगा है और इस बार राम नाम पर तकरार की जगह है हुगली। तस्वीरों में पुलिस वाले गेरुआ कपड़े पहने जिस शख्स को जबरन अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर जय श्री राम लिखे मास्क बांटने का आरोप है। खबर मिली तो पुलिस ने 24 लोगों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि ये सभी बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। हिरासत में लिए जाने पर कार्यकर्ता बंगाल सरकार को कोसते नजर आए। हिंदू विरोधी जो सरकार चलছে তার অবস্থা বুঝে নিন। বাংলার মানুষকে অনুরোধ করব 2021-এ তৃণমূল সরকারকে জবাব দিন। এই হিন্দু বিরোধী সরকার এই বাংলাকে বাংলাদেশ বানাতে চায়। আমরা ভারতীয় সংস্কৃতি, বাংলার সংস্কৃতি রক্ষা করবই। पुलिस ने अंदेशा जताया कि जय श्री राम लिखे मास्क बांटने से इलाके में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। हालांकि जैसे ही पुलिस ने मास्क बांटने वालों को घेरा, नारेबाजी शुरू हो गई। और जब पुलिस ने एक कार्यकर्ता को हिरासत में लेकर गाड़ी में बिठा लिया, तो बाकी कार्यकर्ता पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गाड़ी के सामने खड़े हो गए। एक दिन पहले इस घटनाक्रम की जानकारी जैसे ही बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को मिली, उन्होंने इसकी तुलना ममता सरकार की दमनकारी नीति से कर दी। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया, ममता जी की दमनकारी नीति के खिलाफ शेरदिल कार्यकर्ताओं का आंदोलन, राम नाम के मास्क बांटना भी अपराध है। हालांकि पुलिस की तरफ से बताया गया कि जय श्री राम लिखे मास्क बांटने के लिए प्रशासन से इजाजत नहीं ली गई थी, इसलिए पुलिस कार्रवाई को मजबूर हुई। हालांकि इस पूरे विवाद की एक और वजह बताई जा रही है। असल में 7 फरवरी को चांपदानी के पलता घाट से विवाद की शुरुआत हुई। यहाँ नगरपालिका के सामुदायिक भवन में एक शिविर लगा था। इस शिविर में एक संगठन ने मास्क बांटे तो पार्षद जितेंद्र सिंह ने आपत्ति की और मास्क बांटने वालों को रोक दिया। टीएमसी समर्थक जितेंद्र सिंह के रवैये से नाराज होकर ही इन कार्यकर्ताओं ने 7 दिनों के अंदर 50,000 ऐसे मास्क बांटने का फैसला कर लिया जिस पर जय श्री राम लिखा हो। बंगाल में जब से जय श्री राम बोलने वालों को लेकर ममता ने गरम तेवर दिखाए, उसी वक्त से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता टीएमसी को चिढ़ाने के लिए जय श्री राम का नाम और नारा जोर शोर से उछालने लगे हैं। तो साहब घमासान तो बच चुका है। मेहमानों का हम तारुफ कराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेहमान हमारे साथ गुरु प्रकाश जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच गुरु प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। जितेंद्र तिवारी जी टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं कोलकाता से। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच। सुमन रॉय चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सुमन दा। विनोद बंसल विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ दिल्ली से हैं। थैंक यू सो मच। विवेक श्रीवास्तव जी दिल्ली से सीपीआई का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। थैंक यू विवेक जी। नाजिया इलाही खान हमारे साथ एडवोकेट हैं जो कि कोलकाता से जुड़ रहे हैं।
मैं आज आपको बताऊं कि खासतौर से बातचीत का सिलसिला वहां पे कैसे शुरू हुआ। इससे पहले मैं एक छोटा सा सवाल टीएमसी के नेता से पूछना चाहता हूं। दादा, मैं देख रहा था बीजेपी के कार्यकर्ता बोलचे कि आपने बंगाल के बांग्लादेश बनाते चाहो, तो दादा बोलो केनो केनो ई कथा केनो आश्चर्य। जितेंद्र तिवारी जी टीएमसी से। जी, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जो चुनाव में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, जिन्हें ये सब मालूम नहीं है, जो बंगाल की संस्कृति को नहीं पहचानते, जिन्हें बंगाल की मिट्टी का सुगंध जिन्हें नहीं भाता, वही ऐसे मुद्दे लाते हैं जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। बंगाल को लोग जानते हैं कि बंगाल बंगाल ही है। ये वो बंगाल है जिसने देश की स्वाधीनता संग्राम में बड़ी भूमिका निभाई, अग्रणी भूमिका निभाई। ये वो बंगाल है जहां के लोग फांसी के तख्ते पर लटक गए अपने देश की रक्षा के लिए। उस बंगाल को अपमानित करने का कोई भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं छोड़ते। जितेंद्र जी बिल्कुल सही बात है, आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं अमित शाह जी आज थे और उन्होंने क्या कहा ये बताते दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैंने तो आपसे आपका पक्ष लिया, लेकिन मैं सीधे दिखाना चाहूंगा कि आज अमित शाह जी ने क्या बोला। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? पूरा देश और देश दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों लोग हमारे आराध्य श्री राम को याद कर कर गौरव महसूस करते हैं, गौरव। मगर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई, इनके वोट नहीं है क्या? ये सभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। नाउ जितेंद्र तिवारी जी, अब आप बताइए क्या क्या बोलना गुनाह है? देखिए, जैसा कि माननीय अमित शाह जी ने कहा कि जय श्री राम क्या पाकिस्तान में बोला जाएगा? हाँ, हम तो ऐसा मानते हैं कि हाँ, पाकिस्तान में भी बोला जाएगा, अमेरिका में भी बोला जाएगा, भारत में भी बोला जाएगा, भारत के हर हिस्से में बोला जाएगा। लेकिन जय श्री राम का नाम पवित्रता के साथ बोला जाएगा। अपना अपराध छुपाने के लिए, अपने गलत जो सोच है उसे छुपाने के लिए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, अपने अपराध को छुपाने के लिए जय श्री राम का नाम। विनोद बंसल जी, नाउ यू टेल मी, विनोद बंसल जी करेंगे लोग। विनोद बंसल जी, अपने अपराध छुपाने के लिए आप जय श्री राम बोल रहे हैं। अब देखिए, ये पाकिस्तान में तो नारा लगाना चाहते हैं, लेकिन बंगाल में नहीं लगाना देना चाहते। नहीं, उन्होंने कहा कि आपराधिक नो, उन्होंने कहा कि आपराधिक छवि, आपराधिक कृत्य जो हैं, काम जो हैं, उनको छिपाने के लिए आप जय श्री राम बोल रहे हैं। ये बात उन्होंने कही, जो कि एक तरह का इल्जाम है। नहीं, जय श्री राम का नारा क्या अपराधी छवि है? क्या अपराध करना है क्या? मैं वही तो पूछना चाहता हूँ आखिरकार, जय श्री राम का नारा क्या प्रतिबंधित है देश के अंदर? क्या ये अपराध है? बोलिए ना, खुलकर बोलिए। ममता जी को खुल के बोलना चाहिए, क्या जय श्री राम का नारा लगाना अपराध है? ये देखिए, इस देश का हिंदू समाज कदापि स्वीकार नहीं करेगा ऐसे नेता। ऐसे नेताओं को तुरंत उठा के फेंकने की जरूरत है, जो श्री राम से परहेज करें, जो भारत माता से परहेज करें, और जो माँ दुर्गा से परहेज करें, जो माँ सरस्वती का अपमान करें, जो हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा न निकलने दें, और जो है जिहादियों के साथ खड़े रहें। जो लोग हमेशा ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए
ममता बरसाते रहे। इनको आपको बंगाल के बारे में कुछ कब तक जानकारी नहीं है। कब तक ममता चलेगा? बनर्जी खुद नहीं, चंडी बंगाल पाठ के करती बारे में है। इतनी- दुर्गा पूजा बंगाल में के ममता बारे में बनर्जी जितनी खुद चंडी जानकारी पाठ है, वो करती आपने है। दे दी। आपको बंगाल के बारे में की कुछ मालूम जानकारी नहीं आपने दे है। दी। आप बाहर से बंगाल की आके केवल संस्कृति ये बंगाल नहीं के बारे में कहती ऐसे कि शब्द आप जय श्री राम के बंगाल नारे को का विरोध अपमानित करो। करने का प्रयास न बंगाल करें। की संस्कृति आपके बारे में कभी नहीं बंगाल कहती की जानकारी कि आप कम है। हिंदुओं का विरोध करो। आपके बारे में बंगाल की बंगाल की संस्कृति जानकारी कभी आपके नहीं पास कहती। कम है। विनोद जी, आप विनोद जी, खुद दुर्गा पूजा विनोद में जी, जहाँ दुर्गा पूजा में 50,000 रुपया दिया जाता है पूजा करने दुर्गा के पूजा लिए, को वहाँ प्रचलित पूजा के करने बारे में का बात काम करती कौन है। मैं दोनों को आपको रोकना मालूम चाहता हूं। नहीं है। आप दोनों को सच्चाई से रोकना बहुत चाहता दूर है, कोसों दूर है। आपको बंगाल की संस्कृति के बारे में मालूम नहीं नाज़िया आ रहा हूं। बंगाल में गुरु ममता बनर्जी खुद गुरु जी आ रहा हूं, मैं गुरु प्रसाद आ रहा हूं। बंगाल गुरु में प्रकाश जी आ रहा हूं। पूजा भी होता है, छठ पूजा भी होता मैं है। दोनों को रोकना चाहता हूं, दोनों को रोकना चाहता हूं, दोनों को रोकना चाहता हूं। विनोद जी, बड़ी रोचक बात है, बहुत रोचक बात है। मैं अगर अभी जितेंद्र जी से पूछूंगा, जितेंद्र जी आपको कोई ऐतराज है जय श्री राम कहने में? ऑडियो ऑडियो लेकिन भक्ति के साथ अपना अच्छा, अपराध छिपाने के लिए नहीं, भक्ति के साथ कहूंगा। मैं अभी बिल्कुल कहता हूँ जय श्री राम, लेकिन भक्ति के साथ अपना अपराध छुपाने के लिए, वोट के लिए उनको नहीं। बोलने में क्या वोट प्रॉब्लम के है? लिए नहीं। जितेंद्र जी तो आधे भाजपाई है ही है, वोट के लिए भाजपा में नहीं, तो आ ही रहे थे। वोट के लिए नहीं। नाज़िया दोनों, मैं ऑडियो रोकूंगा दोनों की। नाज़िया क्या कह रही हैं आप? नाज़िया क्या कह रही हैं? नाज़िया जितेंद्र जी को जो टीएमसी के वक्ता बैठे हैं उनको जय श्री राम बोलने में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। उनको तो भाजपा में आने का पूरा दिल है। ये है कि वो आ नहीं पा रहे हैं, उनको जरिया नहीं मिल पा रहा है। और अब दीदी तय करेंगे कि कौन इंसान अपने भगवान का नाम आदर करेगा कि नहीं करेगा। जितेंद्र भाई को बोलने दीजिए। ठीक है नाज़िया, ठीक है नाज़िया, ठीक है नाज़िया, जी मैं ठीक है नाज़िया। ऑडियो डाउन नाज़िया की, ऑडियो डाउन नाज़िया की। जितेंद्र मैं नाज़िया जी से कहूंगा, आप आज 2 रसगुल्ले ज्यादा खा लें इस खुशी में, लेकिन जितेंद्र तिवारी कभी भाजपा की तरफ कभी ताकेगा भी नहीं, कभी आएगा नहीं। हिंदू के रूप में हम लोग जय श्री राम का नाम लेते हैं, लेकिन वोट के लिए जय श्री राम का नाम नहीं लेते। भगवान में आस्था के लिए जय श्री राम का नाम लेते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का वोट के लिए जय श्री राम का नाम। गुरु प्रकाश जी, नाउ यू प्लीज आंसर। अब जो जितेंद्र भाई ने सवाल पूछा है वो ये बात कही कि जय श्री राम का नारा आप इसलिए लगाते हैं, उद्घोष इसलिए करते हैं क्योंकि आप वोट चाहते हैं। नाज़िया आ रहा हूं, नाज़िया 1 by 1 मैं आऊंगा। गुरु प्रकाश मैं आ रहा हूं, विवेक भाई आ रहा हूं। देखिए प्रतीक जी, मुझे समझ में, हाँ देखिए प्रतीक जी, मुझे ये आरोप समझ में नहीं आता है कि हम बंगाल की संस्कृति को नहीं जानते हैं। अरे भैया, जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आदरणीय स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, यंगेस्ट वाइस चांसलर, स्टेट्समैन, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हम सब जानते हैं। तो आप जब हम पे ये आरोप लगाते हैं कि बंगाल की संस्कृति की हमें जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, थोड़ा इतिहास का बोध रखना चाहिए, थोड़ा इतिहास का। अरे भैया, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, थोड़ा सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए, सुनने का धैर्य रखिए। इतिहास का बोध नहीं है आपको भैया, ये सुन लीजिए, ये आपकी पार्टी नहीं है, ये टीएमसी नहीं है, ये टीएमसी नहीं है भैया। भैया यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र है। विवेक, आप अपना विचार विवेक, मैं सुनने का धैर्य रखो। विवेक, मैं आपके लोकतंत्र को जानता हूँ। नहीं भैया, ये सारा लोकतंत्र है, विवेक सबका लोकतंत्र है। विवेक तुम्हारा लोकतंत्र है। नहीं विवेक नहीं, मैं ये अपना परिचय दे रहे हैं, ये अपने संस्कारों की परिचय दे रहे हैं। अपने संस्कारों का परिचय मत दो। देश देख चुका आपके संस्कार क्या है भैया। आपके संस्कार से देश परिचित है। नहीं, आपके संस्कारों से देश परिचित है। अपने संस्कार का परिचय मत दो, अपने संस्कारों का परिचय मत दो। हमें पता है आपके संस्कारों का परिचय देश के पास है। आप चिल्लाते रहिए, आपके पास कोई तथ्य नहीं होता है, तथ्य नहीं होता तो आप चिल्लाते हैं। विवेक, लेट हिम स्पीक। बहुत अच्छा बोलते हैं वो, बोलने दीजिए। वो बहुत संयम के साथ बोलते हैं। गुरुप्रकाश जी को व्यक्तिगत तौर से मैं कह रहा हूं कि वो बहुत संयम के साथ बोलते हैं, वो वेट करते हैं। आप पुराने डिबेट करने वाले भी हैं। गुरुप्रकाश जी, नाउ प्लीज स्पीक। Nobody will disturb you. Nobody will disturb you. प्रतीक जी अनइंटरप्टेड में समय चाहता हूं। देखिए, कुल मिला के बात यह है कि 4 प्रमुख स्तंभों पे आज बंगाल की राजनीति चल रही है। खास करके जो हम लोग पिछले 10 साल का कुशासन देखते हैं, हम बताते हैं आपको। हिंसा की राजनीति, 2018 का जो पंचायत चुनाव था हम सबको याद है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए हैं, उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, महिलाएं विधवा हुई हैं। उसकी जवाबदेही किसकी है? तुष्टीकरण की राजनीति, हम सब जानते हैं। जानबूझ करके स्पेशल फंड एलोकेट किया गया है। इमाम बोर्ड हो, मदरसा हो, जानबूझ करके परमिशन दिए जाते हैं। हमें इसकी जवाबदेही मांगनी है।
तीसरी, केंद्रीय परियोजनाओं को रोको की राजनीति। केंद्रीय परियोजना, अरे भैया बात सुन लीजिए, केंद्रीय परियोजनाओं से, केंद्रीय परियोजनाओं के लाभ से पश्चिम बंगाल की जनता क्यों वंचित रहे? मैं आपके बीच में बोलूंगा, तू मैं कर लेते हैं। आपका तो यही ध्येय है ना, आपका तो यही ध्येय है, आप तो यही चाहते हैं, आपका यही ऑब्स्ट्रक्शन की जो आपकी पॉलिटिक्स है ना, ये पॉलिटिक्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन बंद होनी चाहिए भैया। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भैया, धीरज का परिचय दीजिए आप। या बहस कर लेते, प्रतीक जी हम लोग बहस कर लेते हैं, तू मैं कर लेते हैं। विवेक भाई, प्रतीक जी हम लोग बहस कर लेते हैं, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा होगा। ये लोग हाशिए पे चले गए लोग हैं, हाशिए के लोग हैं, हाशिए के लोग हैं, राजनीतिक रूप से हाशिए पे चले गए हो आप लोग, और यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो भैया। तर्क के आधार पे बात करो, तथ्यों के आधार पे बात करो, तर्क के आधार पे बात होता है। देखिए कोई प्रतीक जी ये उचित नहीं। विवेक, प्रतीक जी ये तर्क और तथ्यों के आधार पे बात करो ना आप मुझे चुनौती दो। विवेक जी आप मुझे चुनौती दो, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, मेरे आंकड़े गलत हो, मेरे आंकड़े गलत हो, मेरे तर्क गलत हो, मेरे तथ्य गलत हो, आप मुझे चुनौती दो। बीच में ऑब्स्ट्रक्शन मत करो आप। प्रतीक जी मैं शांत हो रहा हूं, प्रतीक जी मैं शांत हो रहा हूं। विवेक मैं रोकता हूं, मैं गुरु प्रकाश मैं रोकता हूं ना। VHP will answer this your question, VHP will answer this question। विनोद बंसल जी, मैं ऑफ कोर्स आई विल गिव यू अनइंटरप्टेड। विनोद बंसल जी, विवेक जी ने कुछ कहा, उन्होंने कहा कि क्या आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो? उन्होंने कहा 14.5% मुसलमानों को क्या खतरा है, क्या हिंदुओं को खतरा है? उनका एक तर्क है, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर मैं उधर जाता हूं गुरु प्रकाश जी के पास। प्रतीक जी, ये 14.5% जिसकी बात कर रहे हैं, उन्हीं 14.5% जिहादियों ने कल रात को नहीं, देखिए विनोद बंसल जी, मैं एक बात बहुत साफ, सारा नहीं आप इस तरह से, विनोद बंसल जी मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं। मैंने गुरु प्रकाश जी का चांस था, मैंने रोका उसको बीच में, क्योंकि विवेक जी ने बोलना शुरू कर दिया। तो मैं आपको सिर्फ कह रहा हूं कि ये मत कहिए, आप ये मत कहिए 14.5 जिहादी, ये कैसे कह सकते हैं आप? ये मत कहिए ना, यो अपने तर्क के साथ बात करिए। हाँ, तर्क के साथ कहिए। मैंने सुना, इसलिए मैंने टोका आपको। मैं तार्किक बात कर रहा हूँ। देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये जिनको 14.5% कह रहे हैं, उन्हीं 14.5% के लोगों ने कल रात को, आधी रात को, ये रिंकू शर्मा नामक एक ब्राह्म भक्त की नृशंस हत्या, मॉब लिंचिंग कर दी घर में घुस करके आधी रात को। ये मंगोलपुरी थाने में अभी भी लोग बैठे हुए हैं। नहीं, मैं लिस्ट निकालूं कितने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करी है? इन्होंने, मैं लिस्ट निकालूं कितने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करी है? और कंपटीशन होगा क्या इस देश में? नहीं होगा। हिंदू मुसलमान दोनों हमारे हैं, बिल्कुल हिंदू मुसलमान दोनों हमारे हैं। हम भारतीय पहले हैं, हम भारतीय पहले हैं। लोग नहीं है क्या? 14. अरे भैया, कब तक दंगे कराते रहोगे, कब तक लड़ाइयां कराते रहोगे, कब तक हिंदू मुसलमान करते रहोगे? कभी तो एकता की बात कर लो, कभी तो एकता की बात करो। ऑडियो डाउन। मैं पैनल पे सारे लोगों को, पहले पैनल पे सारे लोगों को ला, पैनल पे सारे लोगों को लेके आइए, पैनल पे सारे लोगों को लेके आइए। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, बंसल साहब, मैं बंसल साहब, मेरी बात को पूरा क्यों नहीं सुनते आप? बंसल साहब मेरी बात सुनिए। मेरी क्या गलती है मुझे बताइए। मैं आपकी गलती बताऊं, मैं बताता हूं, मैं आपकी गलती बताता हूं, गलती ही बताता हूं। मैं जब आपका नाम नहीं दोबारा मैंने बुलाया, आपको बीच में लेके आया पैनल पे, पहले मैंने बुलवाया फिर बीच में लेके आया। गलती आपकी ये है कि बात नहीं सुनते आप बात नहीं सुन रहे। होगी, लेकिन आप मेरी बात सुनेंगे, पहले मेरी बात सुनेंगे आप, पहले मेरी बात सुनेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे। अब आप शांत रहेंगे। बात ही शुरू किया था, बोलिए जी। मैंने आपका नाम बुलाया, बहुत बहुत आदर के साथ बुलाया, लेकिन इसका मतलब यह है कि डिसिप्लिन होगी तभी बहस हो पाएगी। मैं जब आपको बुलाऊंगा तब आपका नाम आएगा। नहीं, डिसिप्लिन किसने खराब करी? नहीं, किसी ने, मुझे मालूम है किसने खराब की, मुझे खराब की, तभी मैंने आपको मैंने आपको नहीं रोक रहे, आप उसको नहीं रोक रहे, मेरे को रोक रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ बंसल, नहीं आप नहीं कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे आप, बंसल साहब नहीं कहेंगे अभी आप, बंसल साहब अभी नहीं कहेंगे। ऑडियो डाउन, अभी आप नहीं कहेंगे। जब मैं कहूंगा तब आप कहेंगे, जब हम कहेंगे आपका नाम आदर से लेंगे तब आप बुलाएंगे, तब आप बोलेंगे। मैं गुरु प्रकाश बोल रहे थे, बीच में लेके आया आपको, गुरु प्रकाश जवाब दे रहे थे, मैं बीच में लेके आया क्योंकि विवेक उनको टोक रहे थे, तब मैं आपको वाले तर्क को लेके आ गया सामने। अब आप धैर्यपूर्वक बैठे, मैं आपको नाम लूंगा। गुरु प्रकाश जी, नाउ प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। जी गुरु प्रकाश। देखिए, साधारण सी बात है भाई, ये तर्क के आधार पे, तथ्यों के आधार पे, लॉजिक के आधार पे अगर बात हो तो अच्छी लगती है। मैं जानना चाहता हूं अपने टीएमसी के मित्र से, आखिरकार मानव तस्करी में पश्चिम बंगाल नंबर 1, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले पश्चिम बंगाल नंबर 7,
और ये अगर पॉजिटिव पक्ष देखें हम लोग, पर कैपिटा इनकम पश्चिम बंगाल नंबर 23, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो संस्थागत प्रसव होते हैं पश्चिम बंगाल नंबर 19। तो आखिरकार ऐसी क्या दिक्कत है? पिछले 3 वर्षों में हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने सोशो इकोनॉमिक डेटा नीति आयोग के साथ शेयर नहीं किया, आप लोगों ने क्राइम का डेटा एनसीआरबी के साथ शेयर नहीं किया। केंद्र की परियोजना जिससे देश के हर प्रांत के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उससे पश्चिम बंगाल की जनता को वंचित क्यों करना मुझे समझ में नहीं आता है। चलिए हम ये मान लेते हैं कि आयुष्मान भारत स्कीम में थोड़ा बहुत शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होता है, शायद इसलिए आप लोगों ने लागू नहीं किया होगा, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये तो पूर्णतः केंद्र की योजना है। ये तो सीधे तौर पे किसान के हाथ में, किसान को आर्थिक सशक्तिकरण करता है। उसको रोकने का मतलब क्या है? क्या किसान लाभान्वित होंगे उस योजना से तो वो मोदी के वोटर हो जाएंगे? इतनी संकीर्ण मानसिकता के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, इससे दुख होता है, बड़ा दुर्भाग्य है। राजनीतिक विमर्श में सकारात्मकता होनी चाहिए। आप पॉलिटिक्स करिए, आप रैली करिए, आप आइए तर्क वितर्क करिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने देख लिया है जिस प्रकार से राजनीतिक हिंसा को संस्थागत करने का काम किया है, मुझे बहुत दुख होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी डायमंड हार्बर जाते हैं, उनके काफिले पर आक्रमण होता है, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, तब तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय जी कहते हैं डायमंड हार्बर जाने की क्या जरूरत थी। अब तृणमूल कांग्रेस के सांसद तय करेंगे कि हम लोग कहां जाएं या कहां ना जाएं। ये भारत में है, हम लोग भारत की सीमा के अंदर है, हम लोग, आप लोग नहीं तय करेंगे। हम लोग एक लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र में सबके पास अधिकार होता है चुनाव प्रचार करने का। अपनी जितेंद्र तिवारी प्लीज जल्दी रिस्पॉन्ड करिए, उसके बाद में कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगा। जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, जिस तरह डायमंड हार्बर भारत में है वहां आपको जाने का अधिकार है, उसी तरह किसान जहां धरने पर बैठे हुए हैं वहां सौगत राय को भी जाने का अधिकार है, हमारे एमपीज को भी जाने का अधिकार है, देश के अन्य एमपीज को भी जाने का अधिकार है, उन्हें वहां नहीं जाने दिया गया। और जहां तक किसानों के लिए प्रधानमंत्री के सौगात का मामला है, करीब 2 महीना पहले ही ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि हम इसके लिए तैयार हैं, आप किसानों के अकाउंट में रुपया भेजें, लेकिन आपको किसानों की सहायता करने की आपकी कोई मंशा नहीं है। 2 महीने से केवल आप कह रहे हैं कि हम ये पैसा देना चाहते हैं, लेकिन आज तक एक भी किसान के अकाउंट में, करीब 2 करोड़ किसानों का डाटा ऑलरेडी आपको दे दिया गया, लेकिन आज तक एक किसान के भी अकाउंट में 1 रुपया आपने नहीं दिया। लेकिन आपकी जो पॉलिसी थी उससे बेहतर पॉलिसी राज्य सरकार पहले से ही चला रही है और हर किसान के अकाउंट में 6,000 रुपया करके पहले से ही दिया जा चुका है। इसके बावजूद आप ये पैसा यदि देना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारी सरकार तैयार है और ये पैसा देना चाहती है। आप केवल दिखाना चाहते हैं कि आप बंगाल को सहायता करेंगे, लेकिन असल रूप में आप बंगाल को कोई सहायता नहीं करना चाहते। बंगाल आगे बढ़े इससे आपके पेट में दर्द होता है, बंगाली आगे बढ़े इससे आपके पेट में दर्द होता है। आप बंगाल को नीचा दिखाना चाहते हैं क्योंकि बंगाल कहीं भारत का मुखिया न बन जाए, ये डर आपको सताते रहता है। इसलिए आप बंगाल को जितेंद्र, मैं आता हूं, आपका एक ही वाक्य जो है मैं उठा लेता हूं और कांग्रेस के प्रवक्ता सुमन रॉय चौधरी। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में डोर जा रही है। नहीं नाजिया डिसिप्लिन, नहीं नाजिया, दिस इज नॉट अ वे, नहीं नाजिया, ऑडियो डाउन नाजिया, ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं। आपने कहा कि बंगालियों को नीचा दिखाने का काम किया। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुमन रॉय चौधरी के पास जाना चाहता हूं। सुमन रॉय चौधरी, बोलिए। सवाल तो यही है कि बंगालियों को नीचा दिखाने के लिए, बंगाल की कल्चर ये नहीं है, बंगाल से बाहर से लोग आ रहे हैं, जय श्री राम के मास्क नहीं बांटे जा सकते, जय श्री राम पे कहा तो हिरासत में 24 लोग। दादा सुमन रॉय, देखिए बात ये है, मेरा आवाज क्लियर है? तो बिल्कुल क्लियर है दादा, पूरा देश सुन रहा, दुनिया सुन रहा इस समय बंगाल को, आपकी आवाज बिल्कुल साफ है। बात ये है, जैसा पूरा I hope I won't be interrupted because I kept quiet throughout. Yeah, you are very disciplined, sir. You are very disciplined. Nobody will disturb you. जैसा हिटलरी रूल चल रहा है पूरा भारतवर्ष में, बंगाल में भी एक अजीब किस्म का हिटलरी रूल चल रहा है 2011 साल के बाद से। She came to power with the narrative सततार प्रतीक, a symbol of honesty. फिर बंगाल के जनता ने देखा कैसा शासन तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को दिया है और कितना बड़ा गलती किया है कि ममता बनर्जी के ऊपर विश्वास करके। आज देखिए करप्शन, हिंसा, वायलेंस, ये एवरीडे रूटीन है बंगाल के लिए। वी वांट
द पीपल ऑफ बंगाल कि विश्वास करे कि देयर इज एन ऑल्टरनेट रूट. द ऑल्टरनेट रूट इज द लेफ्ट एंड द कांग्रेस अलायंस विच इज कमिंग इन फ्रंट. बंगाल के लोगों के सामने हम लोग एक स्वच्छ एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहते हैं. सुमन रॉय, दादा आपको कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मैं एक इंटरप्ट कर रहा हूं माफी के साथ. ममता जी कह रही हैं कि आप बीजेपी और लेफ्ट के साथ मिलकर लड़ लीजिए, हम अकेले ही लड़ लेंगे. वो कह रही हैं आप बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर लड़ लीजिए. ममता बनर्जी का ऐसा कोई राइट नहीं है बोलने का. बीजेपी और एनडीए के साथ गठबंधन ममता जी ने किया था, सेंट्रल मिनिस्टर बना था, सेंट्रल मिनिस्टर विदाउट एनी पोर्टफोलियो बने थे ममता बनर्जी. ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर भी तो है एनडीए के साथ घर करने का. ममता जी का स्टेटमेंट था एनडीए को फ्रंट में लाके हम लोग लड़ेंगे और सबका सफाया करेंगे. तो सफाया करते करते अभी ऐसा एक बंगाल को ऐसा एक स्थिति में लाया है कि लेफ्ट कांग्रेस अलायंस के सिवा बंगाल के जनता के सामने और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. राइट, ठीक है दादा, मैं आता हूं. विनोद बंसल, मैं आ रहा हूं दादा. आई विल कैरी ऑन. मैं लूंगा. विनोद बंसल जी, दरअसल राम नाम का मांस बांटना ये 24 लोगों की हिरासत का कारण बना है. हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने ये पुलिस ने कहा कि इनको बांटने की परमिशन नहीं थी, बांटेंगे तो इससे हिंसा फैलेगी, ये तर्क दिया है. विनोद बंसल जी, वीएचपी का पक्ष. राइट सर, आप बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा. धन्यवाद प्रतीक जी. मैं कह रहा हूं, देखिए बड़ा ताज्जुब की बात है, आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिरकार इस देश के अंदर क्या क्या प्रतिबंधित हो रहा है. इस देश के अंदर नहीं बल्कि बंगाल के अंदर क्या क्या प्रतिबंधित हो रहा है. बंगाल जहां से के स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हुआ, बंगाल जहां माता की धरती है, वो पावन धरती है, वहां पर भगवान राम का नाम लेना प्रतिबंधित हो रहा है. भाई भगवान राम के नाम के मास्क बांटना, क्या परमिशन लेनी पड़ेगी मास्क के लिए? भाई मुझे बताइए, मास्क मतलब क्या? लोगों की सुरक्षा का कवच. मास्क मतलब क्या? लोगों की जान की रक्षा. देखिए बीच में बोले ये जो बीच में मन करिए, ऑडियो बंद है. सुमंदा बिलबिला रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ इनकी बात को. देखिए ये जिस तरह से बिलबिला रहे हैं उनकी बात समझ में आ रही है. देखिए मुझे बताइए कि मास्क बांटना प्रतिबंधित है या मास्क पर राम नाम लिखना प्रतिबंधित है, या राम नाम बोलना प्रतिबंधित है? राम नाम लिखना नहीं, कहाँ कौन से लॉ में लिखा हुआ भाई? जरा मतलब मुझे बताइए ना. तो जितेंद्र जी बताएंगे, ये तो जितेंद्र जी बताएंगे. ये तो जितेंद्र जी पूछिए ना, आप जितेंद्र जी से. हाँ अभी पूछूंगा, रुक जाओ, मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं. मैं कहता हूं जितेंद्र जी, कौन से कानून के किस क्लॉज में, कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है कि राम का नाम लेना इस धरती में प्रतिबंधित है, राम का नाम मास्क पे लिखना प्रतिबंधित है, या मास्क बांटना प्रतिबंधित है, जय श्री राम का नारा लगाना प्रतिबंधित है, माता के जगराते करना प्रतिबंधित है, और जो है ये जो हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकालना प्रतिबंधित है, और सरस्वती पूजा निकालना प्रतिबंधित है. ये बंगाल के अंदर ही आखिरकार क्यों ये सब चीज सारे प्रतिबंध लगते हैं? हिंदुओं को आखिरकार अपने तीज त्योहार मनाने के लिए हाईकोर्ट क्यों जाना पड़ता है? आखिरकार इस्लामिक जिहादी जो घरों को जलाते हैं वो आखिरकार उनको खुला क्यों छोड़ा जा रहा है? आखिर मुझे बताइए ना, आखिरकार ये कौन सा कानून है? राइट, आपका सवाल लिया. विनोद जी आपका सवाल लिया. विनोद को तो लिया, लेकिन जो चिल्ला रहे हैं उनको गलत था. बिल्कुल रोक दिया, बिल्कुल रोका, बिल्कुल रोक रहा हूँ. गलत था. आप जवाब सुनेंगे. जितेंद्र जी आप वेट कर लीजिए. विवेक जी रिस्पॉन्ड कर दीजिए. मैं आ रहा हूँ जितेंद्र आ रहा हूँ. विवेक जी नहीं बोले. विनोद जी सुन लीजिए, ये राम नाम का मास्क आप राम भक्ति में नहीं बांट रहे थे, और ना इसको बांटने वाले कोई सात्विक साधु व्यक्ति थे. ये गुंडे थे जो इन मास्कों को बांट रहे थे और भड़का करके दंगा फैलाना चाहते थे. ये है मेन बात. आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पे साधना जरूर करिए, कोई नहीं कुछ कह रहा है, लेकिन आप राम के नाम पे साधना नहीं करना चाहते. राम के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हो, राम के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हो, अपनी जेबें भर रहे हो.
राम मंदिर के नाम पे नहीं बड़ी शर्म कर ले विवेक, मैं ऑडियो डाउन, सबकी ऑडियो डाउन। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आऊंगा, जरूर हाजिर होऊंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं विवेक जी, अगर जो भी बात कहें आप, उसके पीछे आपके पास तथ्य जरूर होना चाहिए। बगैर तथ्य के कोई बात विवेक मत कहें। जितेंद्र जी को रिस्पॉन्ड करना था क्योंकि पैनल में आप नहीं बोले थे, मैंने इसलिए आपको चांस दिया, लेकिन अगर आप किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा रहे हैं तो आपके पास तथ्य जरूर होना चाहिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मैं फिर यहीं से शुरू करूंगा, बने रहिए हमारे साथ। है जय श्री राम लिखे मास्क बांटने से इलाके की कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता है। ये बात 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, और इस बात के हुगली, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की ये बात, और इसी मुद्दे को आज आके बातचीत के सिलसिले में जोड़ते हुए पश्चिम बंगाल का चुनाव। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात है तमाम विषयों की और तमाम मुद्दों की कि किस पे चुनाव हो, कहां पे चुनाव हो और किन विषयों को लेकर लड़ा जाए। लेकिन जैसा कि चुनाव में होता है, बहुत सारे जो गंभीर विषय होते हैं वो गौड़ होते हैं, वो पीछे होते हैं, लेकिन कहीं ये मुद्दे आगे हावी होते हैं। नाजिया, आपको मैंने टाइम नहीं दिया था, मैं माफी चाहता हूं आपसे पैनल में, पिछले जब ब्रेक पे गया उससे पहले, लेकिन मैं अब आपको बोलता हूं। नाजिया इस मुद्दे पर बोलेंगे, द डिबेट इज ओपन नाउ, राइट? मुझे प्रतीक जी सबसे पहले तो आपने मुझे बर्थडे कांग्रेच किया, उसके लिए शुक्रिया। मुझे प्रतीक जी, मैं बहुत आश्चर्य से सुन रही थी विवेक जी की बात के 36 साल उन्होंने बंगाल में उनकी सरकार थी, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, हिंदुओं को बेवकूफ बनाया और सबका खून चूसा, और आज ये बड़ा बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं। ये इनका तो बैकफुट में इन्होंने तो हाथ मिला रखा है टीएमसी से हाथ मिला करके आज एक जितने भी इनके फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता है, लेफ्ट फ्रंट के नेता है, सब टीएमसी के नेता बने हुए हैं। आज ये क्या चिल्लाते हैं, मुझे आश्चर्य होता है सुन करके। विवेक जी अगर हिंदू है, कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर लड़ेगा। इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। कौन आप हिंदू मुसलमान करती रही है नाजिया जी, आप दंगों की बात करिए, जय श्री राम के मास्क बांटिए, राम की मूर्तियां बांटिए, चंदा इकट्ठा करो खूब, आप राम के नाम पे खूब चंदा इकट्ठा करिए और उससे बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन फंड करिए। आप चंदाजीवी लोग हैं, चंदा इकट्ठा करिए। पता नहीं कब ऑडिट होगा नहीं होगा, कौन आपका विवेक प्लीज लिसन। विवेक आपने बात कही, विवेक आपने बात कही, बात आपने कही, उनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो करना क्या चाहते हैं। हम बड़े क्लियर हैं, हम मार्क्सवादी लोग, वी आर वेरी क्लियर, वी आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट आवर एजेंडा। यू आर अनक्लियर, बट यू आर क्लियर कि आपको दंगे करवाने हैं, आपको सुन लीजिए विवेक जी, ऑडियो डाउन, विवेक की ऑडियो डाउन। रसगुल्ला जैसा हो गया है, आपका पेट रसगुल्ला जैसा हो गया है। नहीं नाजिया, पर्सनल कमेंट नहीं। जनता को बेवकूफ बनाया है और यही रीजन है कि भाजपा की सरकार आ रही है। ठीक है नाजिया, ठीक है वोट देना चाहती है। नाजिया का ऑडियो डाउन के हिसाब से चलिए, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखिए। आप मुझे मत सिखाइए, संवैधानिक तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्लीज फॉलो करिए, अंबेडकर साहब की कुछ इज्जत रखिए, और ये जय श्री राम के नारे लगा के, जय श्री राम के मास्क बांट के सांप्रदायिक हिंसा मत करिए। हमारा प्यारा देश है, दोनों की ऑडियो डाउन, दोनों ऑडियो। ये प्यारा देश है, सारे लोग इस देश के हिस्से हैं, इसमें कहीं किसी को कोई भेद है ही नहीं। गुरु प्रकाश जी, तमाम सारे इल्जाम लगे, मैं आ रहा हूं, विनोद बंसल जी मैं आ रहा हूं, चंदे वाली बात भी उन्होंने बार बार कही है, मैं आपके पास भी आ रहा हूं जी। गुरु प्रकाश जी, देखिए मैं प्रतीक जी नोटिस कर रहा था कि राजनीतिक विमर्श इतना स्तरहीन हो जाएगा, जो लोग राजनीतिक रूप से हाशिए पे चले गए हैं वो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे, ये बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हम लोगों ने सिंडिकेट मनी, कट मनी का जो संस्कृति देख रहे हैं, आपको पश्चिम बंगाल में कोई भी नया व्यापार शुरू करना है, कोई नया काम शुरू करना है, तो एक एक्सटॉर्शन नेटवर्क बन गया है। मैं आग्रह करना चाहता हूं टीएमसी के नेताओं से कि जितनी शक्ति आप लोग हमारे ऊपर फोकस कर रहे हैं, यदि उतनी चिंता आप लोगों ने पश्चिम बंगाल की होती तो आज दुर्दशा नहीं होती, शायद पश्चिम बंगाल की जनता पुनर्विचार करने को तैयार होती। आपसे अपना संगठन संभल नहीं रहा है, आपसे अपनी पार्टी संभल नहीं रही है। जिन भी व्यक्ति के पास कोई राजनीतिक अपील है, जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, उसका गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि दीदी शुद्ध रूप से
अभिषेक को स्थापित करने में लगी हुई हैं। उनका एकमात्र एजेंडा है, एक सूत्री एजेंडा है कि अभिषेक को हम स्थापित कैसे करें। देखिए, ना तो विकास से इनको मतलब है, ना सामाजिक न्याय से मतलब है। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, 1980 का समय था, मरीज झप्पी में हजारों दलित समाज के लोगों की नृशंस संस्थागत हत्या कर दी गई थी। आज देश के माननीय गृह मंत्री को कहना पड़ा कि मटुआ समाज, नामशूद्रा समाज इनके कागज क्यों नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति हम लोगों ने कश्मीर में देखी थी 370 की वजह से। वहां पे जो वाल्मीकि समाज के हमारे भाई और बहन थे, उनकी क्या दुर्दशा हो गई थी। आप लोगों के समाज में, आप लोगों के शासन में दलितों की चिंता करने वाला कोई नहीं है। अपना पेट भरो, सत्ता का मलाई खाओ, अपने परिवार की चिंता करो, शुद्ध रूप से बस यही एजेंडा है। जितेंद्र करेंगे, बाकी ऑडियो डाउन होगी, जी मैं कहूंगा, जहां तक मास्क बांटने का जो सवाल उठा था, जब कोरोना के समय, जब महामारी थी हर पूरे देश में, जब लोगों को मास्क की जरूरत थी, उस समय ये मास्क बांटने वाले कहां थे? उस समय ये बंगाल में आकर लोगों का जीवन बचाने के लिए मास्क क्यों नहीं दे रहे? आज जब चुनाव का समय आ गया, तब केवल राजनीतिक लाभ के लिए एक मास्क पर जय श्री राम लिखने की जरूरत क्या है? आप किसी भी कपड़े पर, हमारे शरीर का कोई भी परिधान हो, आप वहां जय श्री राम लिख देंगे। जितेंद्र जी, मुझे ये बताइए, जितेंद्र जी बताइए, विनोद बंसल जी ने एक बहुत साफ सा सवाल पूछा था आपसे जी, और पूछा था कि बताइए कि ये क्राइम कैसे हुआ और इससे हिंसा कैसे भड़केगी, जय श्री राम लिखने से हिंसा कैसे भड़केगी? जी तब तो छठ पूजा के घाट पर आप जाकर कहेंगे मैं वहां मछली खाऊंगा, क्योंकि मछली खाना क्राइम नहीं है। आप किसी भी पवित्र एकादशी के दिन जाकर कहेंगे कि मैं मुर्गा खाऊंगा वहां पर बैठकर, क्योंकि मुर्गा खाना तो क्राइम नहीं है। एक शुद्धता भी कोई चीज होती है, सौम्यता भी कोई चीज होती है, उसका ख्याल रखना चाहिए। जय श्री राम का नाम कहाँ लिखा जाए, कितने सम्मान के साथ लिखा जाए, इसका ख्याल उन्हें रखना चाहिए। जहां तक अभिषेक बनर्जी के बारे में उन्होंने कहा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों ऐसे नेता हैं जिनका नाम मैं ले सकता हूं, बड़े बड़े पदों पर हैं, जिनके पुत्र राजनीति में हैं, उनको लेकर इन्हें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ममता बनर्जी के 50 लोगों के परिवार में यदि उनका कोई भतीजा राजनीति में है, अपनी योग्यता के बल पर, अपने क्वालिटी के बल पर, तो उनसे इन्हें बहुत डर लगता है। और ये ममता बनर्जी तक तो जा ही नहीं पा रहे। इनके सारे नेता तो अभिषेक बनर्जी से टक्कर लेने में ही व्यस्त है। पहले ये अभिषेक बनर्जी से मुकाबला करें, उसके बाद ममता बनर्जी के पास जाएंगे। मैं जानता हूं, इनका दर्द मैं समझता हूं, दर्द मैं समझता हूं। ये अभिषेक से लड़ने के में सक्षम नहीं है। जहां तक दुर्गा पूजा की बात कर रहे हैं, दुर्गा पूजा में बंगाल में 50,000 रुपए इस बार दिए गए हर कमेटी को कि कोरोना के समय चंदा यहाँ वहां से नहीं आएगा, आप पूजा करें। सरस्वती पूजा में लोगों को सहायता की जाती है, छठ पूजा में लोगों को सहायता की जाती है। ममता बनर्जी तो खुद काली पूजा के दिन उपवास रख के, सारा रात उपवास रख के पूजा करती है। क्योंकि ये सब हम नहीं कहते, क्योंकि इसके बल पर हमें वोट नहीं चाहिए। ये हमारी शुद्धता है। जय श्री राम भी बोलेंगे, इसके लिए हमें वोट नहीं चाहिए। जय श्री राम भी बोलेंगे, इसके लिए हमें वोट नहीं चाहिए। ये सब दिखाकर हम वोट नहीं लेना चाहते। निश्चित रहिए, आप जय श्री राम भी बोलिएगा। चुनाव आते हैं, वोट हम डेवलपमेंट के नाम पे लेना चाहते हैं। आपके पास डेवलपमेंट का कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए आप ऐसे मुद्दे लाते हैं जो मुद्दे हमारे व्यक्तिगत हैं। जो विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, गुरु प्रकाश जी ने कहा कि धैर्य रखिए, चुनाव के बाद आप बोलेंगे। जी विनोद बंसल जी, जी दो बातें बड़ी क्लियर है। मैं बोलूंगा साहब, बोलिए विनोद जी, बोलिए। हाँ प्रतीक जी, मैं बड़ा विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ। देखिए, टीएमसी के प्रवक्ता ने साफ साफ अपनी बात से इनकार कर दिया कि जय श्री राम का नारा लगाना, जय श्री राम का मास्क वितरण करना, जय श्री राम का जो उद्घोष लगाना, ये मुंबई अपने बंगाल के अंदर प्रतिबंधित नहीं है, किसी कानून का कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन हाँ, ममता जी का कानून है। क्यों? क्योंकि ममता जी के ममता कहीं और बरसती है। हिंदुओं को जलाने के लिए छोड़ देना, हिंदुओं के ऊपर प्रहार करवाना, ये पता नहीं किस तरह की संस्कृति है। बंगाल को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये भैया बांग्लादेश नहीं है, ये विनोद जी उन्होंने जवाब दिया। विनोद जी उन्होंने जवाब दिया कि भाई एकादशी के दिन अगर मुर्गा खा ले, और उन्होंने पता नहीं क्या बात कही, और ये भी कहा कि दीदी तो काली भक्त है, और उन्होंने ये तमाम सारी चीजें। हालांकि आज डिबेट में कहां से कहां बात पहुंच गई मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ जी प्रतीक जी, मैं कहता हूँ देखिए, इनका लॉजिक बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि राहुल गांधी के बारे में कहते हैं। नहीं दिखाकर के वो हिंदू थोड़ी बनना चाहते हो आप। ममता जी को वैसे ही हिंदू बनाना चाहते हैं। अब मुझे बताइए, सर्टिफिकेट बांटने की क्या जरूरत थी? हमें नहीं चाहिए, हम नहीं कह रहे कि ममता जी हिंदू नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर हिंदू हैं वास्तव में, तो जय श्री राम के नारे से परहेज क्यों है भाई? प्रधानमंत्री के सामने जय श्री राम के नारा करके इतने बड़े मंच से छोड़ के चलेंगे, आखिर क्यों?
आखिरकार जब लोग साथ में निकल रहे हैं और रास्ते में अगर वो कहते हैं नहीं, वो ये कहती है आप ईमानदारी से नहीं लगाते, वो कहती है ना आप लोग ईमानदारी से नहीं लगाते। ये तो देखिए इनके मानसिक वो दिवालियापन का परिचायक है। मैं कहूंगा कि देखिए अगर मानसिकता आपकी ठीक हो तो राम के अंदर तो अच्छा आप सवाल नहीं पूछ पाए, लेकिन विनोद बंसल जी आप सवाल नहीं पूछ पाए, मैं पूछ लेता हूं इनसे। जितेंद्र तिवारी जी, ऐसा कौन सा बैरोमीटर है आपके पास, कौन सा थर्मामीटर है आपके पास जिससे आप पता लगा लेते हैं कि ईमानदारी से है और ये जो है झूठा है? कैसे कैसे पता लगाते हैं आप, बताइए। मैं आ रहा हूं दादा, आ रहा हूं सुमंदा बिल्कुल डिबेट वहीं पे आता हूं, वहीं आऊंगा, कांग्रेस पे आऊंगा। समाज में जो भी प्रचलित नारे हैं, जो भी उद्घोष है, किस स्थिति में कहां पर किस शब्दों का प्रयोग किया जाए, ये समाज में पहले से ही प्रचलित है। प्रचलित जो नियम है उसके बाहर जाकर जब अब यदि आप कुछ करते हैं तो ये लगता है कि ये इंटेंशनली दूसरे कुछ जो किसी उद्देश्य से किया जा रहा है। आपको तो समझना चाहिए, नेताजी का कार्यक्रम है तो नेताजी के कार्यक्रम में जय हिंद का नारा लगना चाहिए, नेताजी जिंदाबाद का नारा लगना चाहिए, वहां पर आप जाकर जय श्री राम कहेंगे और राम जी का नहीं, बिल्कुल लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, आप लगाइए ना, लेकिन नेताजी उस कार्यक्रम में क्यों हो रहा है, उस कार्यक्रम में क्यों हो रही है? नहीं, एक अपराधी तो अपराध करेगा, जज के सामने जय श्री राम कह देगा, बोलेगा मुझे सजा नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको देखना होगा ना, आपको किस परिप्रेक्ष्य में आप ये बात कर, आपको तो ये देखना होगा ना, आपको ये देखना होगा ना। जितेंद्र जी कौन अपराधी है? जितेंद्र जी, विनोद जी, नाजिया, विनोद जी, नाजिया ऑडियो डाउन, नाजिया ऑडियो डाउन सबका। जितेंद्र जी आपने दूसरी बार ये बात कही है कि अपराधी लगा लेगा तो क्या सजा माफ हो जाए। कौन अपराधी है जो नारा लगा रहा है जय श्री राम का? ये मुझे क्लियर करिए जरा डिबेट में, कौन है? जो लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं। गुरु प्रकाश जी, नाउ यू प्लीज आंसर, ये दिस इज सीरियस एलिगेशन, राम का नाम ले रहे हैं ना गुरु प्रकाश जी, अब सारी ऑडियो डाउन गुरु प्रकाश जी, ये दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। देखिए मैं हाँ नहीं देखिए, मैं सुन रहा था जितेंद्र जी की बातों को, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ आपका, लेकिन इस प्रकार राष्ट्रीय टेलीविजन पे झूठ बोलना उचित नहीं है। आप लोगों ने अभी तक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो कि पूरे देश के क्राइम का आंकड़ा रखता है, अपना डेटा शेयर नहीं किया है। हमारे 300 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए हैं, महिलाएं विधवा हो गई हैं, बच्चे अनाथ हो गए, उसका जवाब कौन देगा? इधर उधर की बात कर रहे हैं आप, मुद्दे की बात आप नहीं कर रहे हैं। विकास की परियोजनाएं क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं पश्चिम बंगाल में, मुझे बताइए। पश्चिम बंगाल की जनता क्यों वंचित रहे? मैं बताऊं आपको, नहीं देखिए आप लोग मानव तस्करी में, पश्चिम बंगाल के जो बॉर्डर की जिले हैं वहां पता है सबसे बड़ा उद्योग क्या है आजकल? बम बनाने का उद्योग चल रहा है। यही तो दुर्भाग्य है ना। नहीं, बम बनाने का उद्योग चल रहा है। देखिए मैं आपसे बेहतर चिल्ला सकता हूं लेकिन मैं नहीं चिल्लाऊंगा। मैं आपसे बेहतर चिल्ला सकता हूं लेकिन मैं नहीं चिल्लाऊंगा। जितेंद्र तिवारी जी बात कर रहा हूं। गुरु प्रकाश जी मैं आपको टाइम दूंगा, ऑफ कोर्स यू विल गेट टाइम। गुरु प्रकाश जी आप चिल्ला सकता हूं लेकिन मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं। ये आप अच्छी परिपाटी डाल रहे हैं डिबेट में, अच्छी परिपाटी डाल रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल मैं टाइम दूंगा गुरु प्रकाश जी, बिल्कुल टाइम दूंगा। लेकिन आपने दूसरा इल्जाम ये लगाया जितेंद्र जी कि बीएसएफ किसके अंडर में आती है। प्लीज जो इंस्टीट्यूशंस हैं, नो जितेंद्र जी, इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे एलिगेशन मैंने अगर विवेक से कहा है तो मैं आप सभी कहता हूं, अगर आपको एलिगेशन लगाएंगे तो आप अपने पास साक्ष्य लेकर आएंगे। और इंस्टीट्यूशंस पे इस तरह से ब्लेम करना, ये तो उनके द्वारा कहा जा रहा है ना कि वहां तस्करी हो रही है, तो तस्करी रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? बॉर्डर रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? बॉर्डर पर कौन सी सेना तैयार रहती है? मैं आपसे पूछूंगा और मैं आपसे ये पूछूं कि कौन लोग संलग्न हैं, किनके नाम सामने आ रहे हैं, तो इसका जवाब आप देंगे? ये तो वो बताएं। पुलिस होती है जितेंद्र जी, नाउ यू प्लीज आंसर, जितेंद्र जी प्लीज आंसर। पुलिस होती है, अपराध क्यों होते हैं? पुलिस होती है फिर भी अपराध होते हैं, पुलिस होती है फिर भी अपराध होते हैं, क्योंकि अपराधी जेल के अंदर हो। नहीं, हर अपराधी जेल के अंदर जी जितेंद्र जी, पुलिस होती है फिर भी अपराध होते हैं क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति होती है। ये जानिएगा, आपराधिक प्रवृत्ति में जड़ है। मैं आता हूं, वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूं। बने रहिए हमारे साथ। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल पे आज बहस होती हुई, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुमन राय चौधरी के पास जाना चाहता हूं। दादा, ममता जी कहती हैं कि मुझे आप गाली दे सकते हैं लेकिन आप मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते, और ये बात सच है।
सुमन दा और एक बार मेहरबानी करके बताइए। दादा, ममता जी कहती हैं कि आप मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप मुझे गाली दे सकते हैं, जरूर आप कह सकते हैं, आप सब मिलकर गाली दे सकते हैं, लेकिन ममता जी कहती है आप मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं अकेली गोलकीपर हूं, वो कहती है मैं अकेली गोलकीपर हूं, देखता हूं कि कितने गोल करते हैं आप, मैं अकेली गोलकीपर हूं। एक सवाल न्यूज 18 के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को पूछना चाहता हूं। आप जो अनुदान, जिसे हम लोग बांग्ला में अनुदान कहते हैं, थोड़ा देर पहले जितेंद्र तिवारी साहब ने बोल रहे थे कि सरस्वती पूजा में, दुर्गा पूजा में डिफरेंट क्लब्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को ये डोनेशन देता रहा, साल भर साल डोनेशंस देता रहा जस्ट टू मेक हर इमेज पॉपुलर और अपना टीम बनाना, अपना जो थियोरिटिकल टीएमसी है उसके सपोर्टिव टीम बनाने के लिए ये पैसा खर्च करता था। साल भर साल ममता जी ने ये सब काम किया है बंगाल में। ममता जी को एक चीज मैं न्यूज 18 के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपने जरूर अनुदान दिया, पूजा कमेटी को दिया, क्लब्स को दिया, सबको दिया। आपने पिछले 4 साल 5 साल में वर्ल्ड बिजनेस कॉन्फ्रेंस किया, जो कॉन्फ्रेंस में आपने करोड़ों पैसा खर्चा किया। तो अगर आप कुल मिला के ऐड करते हैं जितना पैसा ये वर्ल्ड बिजनेस कॉन्फ्रेंस पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया बंगाल में, उसमें जितना खर्चा हुआ वो कुल मिला के उतना, उससे आधा भी इन्वेस्टमेंट बंगाल में आया है क्या? ये क्या सही थ्योरी है एक स्टेट रन करने के लिए? ममता जी बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, शी इज द गोलकीपर, शी विल फेस द कम्युनल बीजेपी, मान लेता हूं, लेकिन आपने जो सरकार चलाया 2011 साल के बाद से आज तक 2021 वेस्ट बंगाल इलेक्शन, अब बताइए ममता जी, मैं न्यूज 18 के माध्यम से आपको पूछना चाहता हूं, अब बंगाल के लिए, बंगाल का नौकरी के लिए, बच्चों का पढ़ाई के लिए क्या किया है आपने? सिर्फ आपने डोनेशंस दिया है खरीदने के लिए, सिर्फ आपने खरीदना चाहा जनरेशन। नाजिया में आ रहा हूं। सुमंदा, आपने तो एक सवाल भी पूछा, जवाब भी दे दिया। आपने कहा कि बीजेपी को, मैं मान लेता हूं कि बीजेपी को रोकने की मादा ममता जी में, आपने ये मान लिया है क्या? चलो ये मान लेते हैं, आपने कहा ना, ये बात मान लेते हैं। बीजेपी को पूरा भारतवर्ष में एक ही पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आ रहा हूं है और फेस करेगा, वो है ऑल प्रोग्रेसिव और लेफ्ट बड़ी चुनौती देगा। आप तैयार रहिए उसके लिए। मैं विवेक आ रहा हूं बीजेपी को मात देगा। ठीक है विवेक, सबसे बड़ी ताकत जो है वहां पे वो कहती है, वो तो टीएमसी तो बैठी हुई है, टीएमसी कहती है कि आपका तो सिर्फ बोर्ड रह गया है, वो कहते हैं सिर्फ आपका बोर्ड रह गया है, आप लड़ाई करेंगे कैसे? बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, किससे लड़ना चाहते हैं? और अगर आप बीजेपी से लड़ना चाहते हैं तो फिर टीएमसी कहां से लड़ेंगे? बड़ी फोर्स कौन है? टीएमसी से लड़ना है या बीजेपी से? एक नेशनल थ्रेट है। अरे साहब, दोनों से लड़ेंगे। एक रीजनल थ्रेट है, नेशनल थ्रेट है। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए थ्रेट बनी हुई है। हर तरफ वोट पोलराइजेशन, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स, यहां बैठ करके डिबेट क्या हो रही है? हर चैनल पे डिबेट हो रही है क्योंकि नैरेटिव फैला रही है बीजेपी। ये राम के नाम के मास मार्टिर का क्या मतलब है? ये चंदा इकट्ठा करने का राम निधि के नाम पे क्या मतलब है? हम राम के नाम के खिलाफ नहीं है। आप रोज पूजा करिए, वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन चाहे अल्लाह अकबर, नाराय तकबीर हो या जय श्री राम हो, इन नारों का पब्लिक में आने का मतलब क्या है? क्या ये साधना के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? ये राष्ट्र का जो एजेंडा है आरएसएस का, विश्व मैं आ रहा हूं विनोद जी, आ रहा हूं उसके, आप विनोद जी आ रहा हूं नाजिया राष्ट्र के एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं। नाजिया इलाही मुसलमानों को सेकंड नाजिया इलाही, विवेक जी का ऑडियो डाउन, विवेक का ऑडियो डाउन। निजामुद्दीन शम्स दोबारा आ रहा है क्या? आपकी पार्टी में नेता कहाँ है? आपको वोट कौन देगा? आप काउंटिंग में है ही कहाँ पर? राजनीति व्यक्तिवाद से नहीं होती है। आपको मार्क्सिज्म कम्युनिज्म का एबीसी नहीं पता। मार्क्सवाद और कम्युनिज्म व्यक्तिवाद से नहीं आता। हाँ, आप पूजा करिए नरेंद्र मोदी की, हम नहीं करते व्यक्तियों की पूजा। सिस्टम की बात होती है, पॉलिसीज की राजनीति होनी चाहिए। आप पॉलिसीज की राजनीति करिए, आप करिए व्यक्तियों की राजनीति, हम करेंगे पॉलिसीज की राजनीति। आप करिए हिंदू मुसलमान,
हम करेंगे सेकुलरिज्म, आप मानिए मनुस्मृति, हम मानेंगे अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन। ये फर्क है। ठीक है। अरे कौन सा डेवलपमेंट आपने कर दिया? किसान बैठा है बॉर्डर के ऊपर और आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके। सारे माँ की इज्जत देनी वो मुझे मालूम है आपका डेवलपमेंट, सीएए का डेवलपमेंट, लव जिहाद के कानून का डेवलपमेंट और अब किसानों के खिलाफ डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट आप करा रहे हैं ना, देश देख रहा है पूरा का पूरा। हिंदू और मुसलमान के झगड़े के अलावा ना आपके पास पॉलिसी है ना नीति है। आपका हिंदू राष्ट्र के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। आपके एजेंडा को ठीक है। विवेक ऑडियो डाउन, विवेक ऑडियो डाउन, विवेक ऑडियो डाउन। जितना बड़ा चोर तो कोई नहीं था। क्या यहाँ की जनता नहीं जानती? यहाँ की जनता नहीं जानती नाजिया, नाजिया ने कितना चूसा है, कितना ठीक है नाजिया, बनाया है जनता को। ठीक है नाजिया, नाजिया ऑडियो डाउन, ठीक है नाजिया का ऑडियो डाउन। जी विनोद जी, मैंने आपसे कहा था। विनोद जी कुछ सवाल विवेक जी ने पूछे, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए प्रतीक जी, बड़ी गंभीर बातें इन्होंने उठाई है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए इन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हिंदू और मुसलमान की बात जो है किसी भी अपने पैनलिस्ट ने नहीं की, सिवाय विवेक जी ने। जितने हिंदू मुसलमान का नाम लिया इन्होंने लिया, एक बात। लेकिन आज तक क्या किसी राजनेता ने ये कहा कि देश के अंदर समान शिक्षा होनी चाहिए, समान संहिता होना चाहिए, घुसपैठ पर नियंत्रण होना चाहिए, धर्मांतरण पर नियंत्रण होना चाहिए, जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए? ये कानून आवश्यक नहीं है क्या? माननीय सर्वोच्च न्यायालय कितनी बार कह चुका, लेकिन सब लोग मौन रहते हैं, सब लोग मौन रहते हैं। आखिरकार रोहिंग्याओं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल के अंदर शरण क्यों देनी चाहिए भाई? मुझे बताइए ना। हिंदू मुसलमान रोहिंग्या पे आ गए। और जो राम क्या बुराई है अगर रोहिंग्या को आपने शरण दे दी तो? राम के काम में शंका जीवी क्यों शंका करते हैं? और जो क्या बुराई है अगर आपने रोहिंग्या मुसलमानों को शरण दे दी? बुलाते हैं। देश सबका है। राम मंदिर की अगर आप हिंदुओं को शरण देते हैं तो मुसलमानों ने क्या बिगाड़ दिया आपका? बात आती है तो भाग लेते हैं। ये बात संविधान की करेंगे प्रतीक। अरे कौन सा राम राज्य? आप राम राज्य की स्थापना करेंगे, भगवान चोरी कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं आप लोगों बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ राम राज्य की बात कर रहे हैं आप। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में लिखा है ना, मनुस्मृति को आप फॉलो कर रहे हैं और लिखा है कि बैन होना चाहिए, नहीं बोलेंगे। हमें सिखा रहे हो सेकुलरिज्म। तत्व में लिखा है कि नहीं धर्मांतरण में बैन होना चाहिए, नहीं बोलेंगे। ये संविधान के नीति तत्व में लिखा है कि नहीं समान न्याय संहिता होनी चाहिए, नहीं बोलेंगे। ये दलित को उसका अधिकार दे दो। ये जो बेसिक चीजें हैं, राम राज्य की परिकल्पना दलित को उसका अधिकार देते नहीं हो, राम राज्य से भागते हैं। दलित को उसका अधिकार नहीं देते। एजेंडा सिर्फ और दलित किस दिन इस देश का पुजारी बनेगा? बता दो मुझको। इनका एजेंडा अगर दलित कन्वर्ट हो जाता है तो तुम्हारे पेट में दर्द होता है। एजेंडा सिर्फ विकास को अवरोध करना। दलित और ब्राह्मण एक समान कब होंगे? आप बता दीजिए। संस्कृति का प्रचार करना। जब मंदिर का पुजारी दलित बनेगा। ये जो अफीम की खेती और जब आप दोनों में फर्क करते हैं वो कन्वर्ट होता है तो आपको दर्द होता है। और वहाँ के बंगाली लोगों को बलिदान करवा रहे हैं। ये मुझे आप बता दीजिए विनोद बंसल जी, वो दिन कब आएगा जब एक दलित एक मंदिर का पुजारी बनेगा? आप बता दीजिए मुझको। क्यों कर रहे हैं? सब हिंदू समाजियों का क्या आएगा जब मंदिर का पुजारी किसी भी जाति का हो सकता है? आप बताइए मुझको। विश्व हिंदू परिषद से आप और हिंदू समाज की बात कर रहे हैं, बताइए मुझको। आप ये लगाए जाते हैं, उसके धार्मिक यात्राओं को रोका जाता है। और मुझे बताइए दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली के अंदर सरेआम जो है इस्लामिक जिहादियों के फौज हिंदू युवक को मार देती है, राम भक्त को मार देती है। आप बता दीजिए महाराज, वो दिन हिंदू समाज में कब आएगा जब एक दलित एक मंदिर का पुजारी बनेगा? आप बता दीजिए विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी, बदलाव कब आएगा विनोद जी? और अगर वो दलित मुसलमान बन जाता है तो आपके पेट में दर्द होता है। ये न विवेक बोलेगा, पहले दलितों को बराबरी का मानना सीखो। और नहीं कोई पहले दलितों को बराबरी का मानना सीखो। दलित और ब्राह्मण को एक बराबर मानो, फिर हिंदू समाज की बात करना। उसके लिए सिर्फ अगर धर्म दिल में पिंकू शर्मा मत करो। मैं जो कह रहा हूँ बात को समझो। दलित और ब्राह्मण को एक समान करो। के लिए वो नहीं करोगे तो हिंदू समाज में कभी देश विरोधियों के लिए। और वही दलित जब कन्वर्ट होते हैं तो तुम्हारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। दिल्ली के अंदर दोनों को ऑडियो डाउन करता, दोनों को ऑडियो डाउन करता है, दोनों का ऑडियो डाउन करता हूं। विवेक जी कुछ सवाल आपको, निश्चित तौर से विवेक जी मैं आपसे सहमत हूं, जाति के बंधन टूटने चाहिए और जाति बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। और मुझे मालूम है कि जाति जितना तोड़ी जाए तभी कुछ चीजें बन सकती, लेकिन कुछ चेंजेस आए हैं। उम्मीद है कि आपको जो आप बात कर रहे थे पुजारी वाली बात, और जब आप कह रहे थे स्नान वाली बात कुंभ में, तो पिछले उज्जैन में शुरू हुआ है। शायद विनोद बंसल जी सुन नहीं पाए, जवाब तो उन्हें देना चाहिए था। विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्हें जवाब देना चाहिए था। लेकिन उज्जैन के
कुंभ में, जब वो शाही कुंभ हुआ तो उसमें हुआ ये, और उसी घाट पे स्नान किया गया और मुझे अच्छी तरह से याद है। लेकिन मैं ये फिर कहता हूँ, अभी बहुत बदलाव की ज़रूरत है। और मैं तो ये भी कहता हूँ, विवेक श्रीवास्तव ना लिखा जाए, जो आप कह रहे थे ना पिंकू शर्मा और टिंकू शर्मा, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि विवेक श्रीवास्तव ना लिखा जाए, विवेक लिखा जाए, श्रीवास्तव बिल्कुल ना लिखा जाए। ऐसा समाज बनाइए, कोई कुछ भी लिखे, मैं सहमत हूँ आपसे। हाँ तो शुरुआत करिए ना, आप ही से शुरुआत होनी चाहिए, विवेक लिखना शुरू करिए आप। बहुत पुराना आंदोलन है ये, बहुत पुराना आंदोलन है ये। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, विवेक श्रीवास्तव नहीं लिखा जाना, विवेक लिखाना चाहिए। हाँ जी, आप सुन लीजिए साहब, जिस दिन मंदिर की व्यवस्था का बदलाव हो गया, देश बदल जाएगा। मैं तो ये कहने वाला था, जिस दिन एक दलित बनना शुरू हो गया जी, उस दिन और हुआ है, देश बदलेगा। बिल्कुल हुआ है, और बहुत सारे लोग हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि आप ये कहेंगे जिस दिन पुजारी बनेगा उसी दिन से विवेक श्रीवास्तव हटेगा, तो मैं तब तक लिखता रहूंगा मैं। जी जी, तब तक लिखता रहूंगा मैं, तब तक लिखता रहूंगा मैं। जी जी, मैं इस बहस को, मुझे मालूम है सुमन, मुझे पश्चिम बंगाल पे लौटना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे मुद्दे हैं, ये गूढ़ मुद्दे हैं जो लौट कर आएंगे, और मुझे इसमें कोई परहेज भी नहीं लगता। विवेक श्रीवास्तव जब सवाल उठाते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा ही है, क्योंकि प्रश्न का सामना अगर आप नहीं करेंगे तो उत्तर आप कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर